हाय एवरीवन। आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके वाइवा प्रैक्टिकल में पूछे जाएंगे फ्रॉम द बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बीटी 204। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है लैब का कोड क्या है, सब्जेक्ट कोड क्या है बीटी 204, सब्जेक्ट नेम बेसिक सिविल इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ध्यान रखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपके जो आरजीपीवी के अकॉर्डिंग आउट ऑफ 14 प्रैक्टिकल्स में से हम लोग को 10 प्रैक्टिकल्स हमने जो किए हैं उस 10 में से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 10 प्रैक्टिकल्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर अप होते हैं बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन से, देन सर्वेइंग इंजीनियरिंग से और मैकेनिक्स से। 3 टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं आपके। बिल्डिंग मटेरियल्स के अंदर आपका ब्रिक के टेस्ट आ जाते हैं, सीमेंट के टेस्ट आ जाते हैं, सर्वेइंग से आपके डंपी लेवल टेस्ट आ जाता है, लेवलिंग करना होता है हमको, चेन सर्वेइंग आ जाता है, कंपास सर्वेइंग जो कि डायरेक्शंस निकालने के लिए आपको आता है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से आपके ट्रायंगल लॉ और आपका लामिस थ्योरम, पैरेललोग्राम लॉ, ये सारे क्वेश्चंस वहां से आपके कवर होते हैं मैकेनिक्स से। तो ये सब प्रैक्टिकल्स हैं, लगभग इन सब से हम लोग पूरा कवर करेंगे। एसएफडी, बीएमडी, सेंट्रोइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यहाँ देखिएगा सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बेसिक सिविल इंजीनियरिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स, उनके आंसर्स भी हैं। सबसे जो पहला टॉपिक होगा वो ब्रिक का होगा। ब्रिक से आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले आपकी ब्रिक की साइज पूछ लेते हैं। स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक 19 इंटू 9 इंटू 9 इन सेंटीमीटर, ऑल डायमेंशन इन सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा स्टैंडर्ड साइज पूछेंगे तो आपको ये बताना है, नॉमिनल साइज पूछेंगे तो आपको 20 इंटू 10 इंटू 10 बताना है। इसमें 1 सेंटीमीटर इंक्लूड होता है मोर्टार की थिकनेस। जो हमारा मोर्टार होता है सीमेंट सैंड का मिक्सचर होता है उसको बोलते हैं मोर्टार। मोर्टार आपसे पूछ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय मोर्टार। मोर्टार के लिए आप बोल सकते हैं सीमेंट सैंड प्लस वाटर का जो मिक्सचर हम तैयार करते हैं दैट इज कॉल्ड मोर्टार। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन वैल्यू। आपसे पूछ सकता है ब्रिक के लिए वाटर एब्जॉर्प्शन वैल्यू कौन कौन सी होती हैं, ठीक है ना, यानी कि किस क्लास के लिए कितना परसेंटेज वाटर जो है एब्जॉर्ब करता है ब्रिक हमारा। तो ध्यान रखिएगा फर्स्ट क्लास के लिए आपको बताना है 20%, सेकंड के लिए 22%, थर्ड के लिए 35%। ओके, ये ध्यान रखिएगा। जब ब्रिक को हम लोग 24 आवर्स के लिए 24 घंटे के लिए हम लोग क्या करते हैं पानी में डिप कराते हैं, उसको इमर्ज करके रखते हैं एक किसी कंटेनर में। उसके बाद हम ब्रिक को जब निकालते हैं उसका जो प्रैक्टिकल करते हैं, जो आपका वेट होता है W1 माइनस के W2 यानी कि W2 माइनस के W1 डिवाइडेड बाय W1, ऐसे करके आप लोग क्या करते हो मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारा फॉर्मूला होता है। W1 ड्राई वेट का ब्रिक का होता है W1 वेट, जो आपकी ड्राई ब्रिक होती है जब आप पानी में डाल देते हैं आफ्टर क्यूरिंग जो प्रोसेस होता है, उसके बाद जो वेट लिया जाता है वो W2 होता है डिवाइड बाय W1 मल्टीप्लाई बाय 100। इस फॉर्मूले से हम लोग क्या करते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यदि 20% आती है तो आप कहते हो वाटर एब्जॉर्प्शन वैल्यू 20% आ रही है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट क्लास ब्रिक। 22 के लिए सेकंड क्लास, 25 के लिए थर्ड क्लास। ओके, टेस्ट की बात करते हैं। आपसे टेस्ट पूछ सकता है टेस्ट कौन कौन सी की है आपने, प्रैक्टिकल कौन कौन सी की है लैब में। तो आपको ध्यान रखना है वाटर एब्जॉर्प्शन वैल्यू टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट, हार्डनेस टेस्ट, टफनेस टेस्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, साइज टेस्ट और फ्लोरोसेंस टेस्ट। ध्यान रखिएगा वाटर एब्जॉर्प्शन आपको बताया ना, पानी में ब्रिक को डाल देते हैं, क्यूरिंग प्रोसेस करते हैं, इमर्ज करते हैं 24 घंटे के लिए, उसके बाद ब्रिक को निकालते हैं। तो हम देखते हैं कि चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं कि वाटर हमारा ब्रिक कितना एब्जॉर्ब कर रहा है वाटर को, ये हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है ना। साउंडनेस में क्या देखते हैं स्टूडेंट्स, साउंडनेस में क्या करते हैं दो ब्रिक को लेते हैं, आपस में टकराते हैं, स्ट्रक कराते हैं, तो एक मेटेलिक साउंड जो है जनरेट होनी चाहिए। मेटेलिक साउंड जनरेट हो रही है तो आप कहते हो ये इसकी साउंडनेस अच्छी है, ब्रिक क्वालिटी अच्छी है। हार्डनेस में क्या करते हैं ब्रिक को स्क्रैच करते हैं नेल फिंगर नेल से हम लोग क्या करते हैं स्क्रैच करते हैं ब्रिक के ऊपर। हार्डनेस में यदि कोई इंप्रेशन बनता है यानी कि वो लाइन बनती है नेल फिंगर नेल से, तो आप कहते हो ब्रिक की क्वालिटी जो है खराब है, ठीक है ना, यानी कि किसी भी तरह का कोई इंप्रेशन जनरेट नहीं होना चाहिए। टफनेस में क्या होता है स्टूडेंट्स, टफनेस टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं ऊपर से गिरा देते हैं उसको, ठीक है ना, ऊपर से गिरा देते हैं 1 मीटर हाइट से क्या करते हैं फॉल करते हैं, नीचे गिराते हैं जमीन में
1 मीटर की हाइट से, तो क्या होता है, ब्रिक आपकी टूटनी नहीं चाहिए स्टूडेंट। ओके, ब्रिक टूटनी चाहिए, टूट जाती है तो ब्रिक की क्वालिटी खराब है, अदरवाइज अच्छी है। ओके, कंप्रेसिव टेस्ट में ध्यान रखिएगा, कंप्रेसिव टेस्ट में हमारी जो वैल्यू होती है 5.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है, ध्यान रखिएगा। ओके, ये वैल्यू हमारी आनी चाहिए। कंप्रेसिव में CTM मशीन होती है, कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन होती है, उसकी हेल्प से हम लोग ये टेस्ट करते हैं। ठीक है, साइज टेस्ट में आपको मैंने बताया था 20 ब्रिक्स को हम लोग एक क्या करते हैं, लाइन में जो है लेड कराते हैं, उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट मेजर करते हैं, थिकनेस यानी कि मेजर करते हैं 20 ब्रिक्स का, और उसका सम कर देते हैं। उसके हिसाब से हमें जो क्राइटेरिया होता है एज पर IS स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड जो हमारा कोड होता है, उसके अकॉर्डिंग लेंथ, विड्थ, हाइट की जो वैल्यू होती है उसके हिसाब से मैच कराते हैं। यदि हमारी उस क्राइटेरिया को फुलफिल करती है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, हम कैटेगराइज कर देते हैं, वो कहलाता है आपका साइज टेस्ट। या फ्लोरोसेंस टेस्ट में क्या होता है स्टूडेंट्स, कि हम ब्रिक को जब क्यूरिंग करते हैं, पानी में भिगोते हैं ब्रिक को, ईंट को, तो क्या है उसमें किसी तरह का यानी व्हाइटनेस नहीं दिखनी चाहिए, यानी कि देखा होगा आप लोगों ने, कलर चेंज हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, ब्रिक का जो है कलर निकल जाता है, व्हाइटनेस आ जाती है। ठीक है ना, तो वो चीज आपकी ब्रिक में नहीं होनी चाहिए। यदि इस टाइप की कंडीशंस हो रही है तो आपका ब्रिक की क्वालिटी जो है क्या है, खराब है। तो ये फ्लोरोसेंस में हम लोग यहाँ ये चेक कर लेते हैं। ठीक है ना, हमने बहुत आपको शॉर्ट में बता दिया है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन बनता है, जनरली वेट ऑफ ब्रिक कितना होता है, 3 to 3.5 kg। ठीक है ना, 3 से 3.5 kg एक ईंट का वेट होता है, ध्यान रखिएगा, भार होता है। मैन्युफैक्चरिंग ब्रिक की पूछ सकता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक कैसे करते हैं, कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं ब्रिक को, तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हमें जो क्ले होती है हमारी, सिलेक्शन और प्रिपरेशन करते हैं क्ले का, क्ले यानी कि गीली मिट्टी तैयार करते हैं, उसका शेपिंग और मोल्डिंग करते हैं। हमारे पास इस तरीके का मोल्ड होता है स्टूडेंट्स, मोल्ड होता है, मोल्ड में क्ले को फिल करते हैं, यानी कि मोल्डिंग प्रोसेस करते हैं। उसके बाद इस मोल्ड से क्या करते हैं, ब्रिक को निकाल देते हैं, ड्राइंग प्रोसेस के लिए रख देते हैं ईयर के कांटेक्ट में। ठीक है ना, ड्राई करते हैं, देन वार्निंग करते हैं, भट्टा जो होता है हमारा, किल करते हैं उसको, हम जो है किल करते हैं भट्टे में, उसको पकाते हैं। ठीक है ना, तो हमारी ब्रिक तैयार होता है, हो जाती है। ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, वो शॉर्ट में मैंने आपको बताया हुआ है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है स्टूडेंट की वेट ऑफ 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब का जो वेट होता है ब्रिक का कितना होता है, 1800 kg या फिर 18 किलो न्यूटन। ध्यान रखिएगा, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन 5.5 न्यूटन पर एमएस को। ये आपकी कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन जो हमारी होती है, CTM होती है, उससे हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं, यानी कि इससे कम स्ट्रेंथ हमारी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, यानी कि इससे कम हमारा वैल्यू आता है तो कहते हो आप ब्रिक आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, ब्रिक की क्वालिटी अच्छी नहीं है। टिम्बर में स्टूडेंट पूछ सकता है, टॉपिक आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, सीजनिंग ऑफ टिम्बर क्या होती है। सीजनिंग ऑफ टिम्बर में आप बता सकते हो, ये सीजनिंग एक प्रोसेस होता है रिड्यूसिंग मॉइस्चर कंटेंट। आपने देखा होगा जब लकड़ी हमारी होती है, जो पेड़ होते हैं, ट्रीज को हम लोग कट करते हैं तो मॉइस्चर होता है ना, तो उस मॉइस्चर को रिमूव करना, उस प्रोसेस को रिमूव करना, वही हमारा सीजनिंग कहलाता है, सीजनिंग ऑफ टिम्बर। समझ गए, यानी कि गीली जो लकड़ी होती है हमारी, पेड़ को काटने के बाद जो गीला रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं मॉइस्चर को। तभी हम कारपेंटर जो होते हैं, हमारे बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जहाँ पर लकड़ी का काम होता है, फर्नीचर का काम होता है, वहां पर उसको सुखाने के बाद ही हम लोग करते हैं। यदि गीली मिट्टी को आपने क्या किया, यूज कर लिया, गीली जो है पेड़ को, लकड़ी को आपने यूज कर लिया, तो क्या होगा, आपकी जो लकड़ी है, जो पटिया आपने किए हैं, तैयार किए हैं, वो क्या हो जाएंगे, टिल्ट हो जाएंगे, या फिर जो है उसमें क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। ठीक है ना, और आपकी जो स्ट्रेंथ है उसकी, वो भी उसकी कम हो जाएगी। तो पहले क्या करते हैं, प्रॉपर हम लोग सुखाते हैं, पूरी उसको लकड़ी को सुखाते हैं, प्रॉपर तरीके से मॉइस्चर रिड्यूस करते हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सीजनिंग ऑफ टिम्बर। समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सीमेंट की। सीमेंट में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, सीमेंट की आपने कौन कौन से टेस्ट किए हैं, तो 3 ही टेस्ट आपको याद रखने हैं। कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट याद रखना है, कितना पूछेगा, 30 to 35% होता है, याद रखिएगा। कंसिस्टेंसी यानी कि बाय वेट हम लोग जो लेते हैं
30 to 35% की रेंज हमारी होती है। इनिशियल लास्ट आपको बताना है 35% भी बोल सकते हैं आप कि 35% हमारा इस पे वैल्यू हमारी आ ही जाती है, ठीक है ना। इनिशियल स्टार्टिंग टाइम पूछेगा 30 मिनट, फाइनल क्या होता है 10 घंटे या फिर 600 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये भी पूछ सकता है जब हमारा फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास ब्रिक के लिए जब वाटर एब्जॉर्प्शन की वैल्यू होती है 20, 22 और 25%, तो आपका एक स्टोन होता है, गुड स्टोन होता है, उसकी मॉइस्चर कंटेंट कितना एब्जॉर्ब करता है, इतना वैल्यू एब्जॉर्ब करता है लेस देन 5%, क्योंकि आपको पता है स्टोन्स ना सबसे कम वैल्यू, सबसे कम वाटर एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि हम लोग उसको ग्राउंड सरफेस पे इसको लगाते हैं, स्टोन को लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि कम से कम मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, स्ट्रेंथ भी रहती है हमारी प्रॉपर, कभी भी जो है किसी तरह का इरोजन, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है। तो हम लोग इसीलिए लगाते हैं मजबूती के लिए, क्योंकि पूरा लोड उसके ऊपर आता है आपका स्ट्रक्चर का। तो इसलिए हम लोग स्टोन को सबसे नीचे हम लोग फाउंडेशन में यहाँ पर यूज करते हैं। जो भी हमारा तैयार होता है स्ट्रक्चर, उसमें हम लोग स्टोन को पहले यूज करेंगे, उसके ऊपर ही जो है ब्रिक की हेल्प से बॉल्स और दीवार को खड़ा करते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। बिल्डिंग मटेरियल के क्वेश्चंस के बाद हम बात करते हैं सर्वेइंग की, ठीक है ना। सर्वेइंग में देखेंगे आप, सबसे पहले तो आपसे पूछ सकता है कि सर्वेइंग की डेफिनेशन क्या होती है। तो आप कह सकते हो सर्वेइंग इज द आर्ट ऑफ मेकिंग मेजरमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन, अबव और बीनीथ द ग्राउंड लेवल टू शो दियर रिलेटिव पोजीशंस ऑन पेपर। ओके, यानी कि सर्वेइंग आप कह सकते हो किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच की रिलेटिव पोजीशंस को फाइंड आउट करना, चाहे वो पोजीशंस आपकी ऑन द सरफेस, बिलो द सरफेस और अबव द सरफेस। उन पोजीशंस को, जो भी डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के बीच की, उसको हम लोग पेपर में क्या करते हैं, दिखा देते हैं, शो कर देते हैं, ठीक है ना। ऐसे हम लोग टेक्निक को क्या बोल रहे हैं, ऐसे आर्ट को क्या बोल रहे हैं, सर्वेइंग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं चेन सर्वेइंग की। चेन सर्वेइंग में आप कह सकते हो एक लीनियर मेजरमेंट होता है हमारा। डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए हम लोग चेन का यूज करते हैं, टेप का यूज करते हैं। इसमें दो टाइप की चेन जनरली यूज करते हैं, मैट्रिक चेन 20 मीटर और 30 मीटर, दो टाइप की चेन होती है, 20 मीटर और 30 मीटर की चेन होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। मैट्रिक चेन कहलाती है, मैट्रिक चेन ध्यान रखिएगा, 20 मीटर और 30 मीटर की चेन हम लोग यूज करते हैं। एवरी 3 मीटर पे हमारा क्या होता है, टैली लगा होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। एवरी 3 मीटर पे एक टैली लगा होता है, इसको बोलते हैं हम लोग टैली, ठीक है ना। वहां से हम डायरेक्टली पता लगा लेते हैं, जहां टैली लगा होता है वहां 3 मीटर, दो टैली लगा हुआ है 6 मीटर हो जाएगा, 3 लगा हुआ है 9 मीटर। इस तरीके से हम लोग वहां से काउंट कर लेते हैं जिनसे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वियर कंपास, ठीक है ना। कंपास की दो कैटेगरी होते हैं स्टूडेंट्स, कौन कौन सी, प्रिज्मेटिक और सर्वियर कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास में 0 to 360 डिग्री मेजर करते हैं, सर्वियर में 0 से 90 डिग्री करते हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें हमारा जो रहता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं, इसमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में मेजर करते हैं, ध्यान रखिएगा। ये डिफरेंस भी आपसे बाय बाय पूछ सकता है, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें WCB सिस्टम याद रखिएगा, प्रिज्मेटिक कंपास में WCB सिस्टम का यूज करते हैं, और आपका जो है सर्वियर कंपास में QB और RB सिस्टम का यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। छोटा सा डिफरेंस है, ये बिल्कुल शॉर्ट में मैंने बनाया हुआ है, शॉर्ट नोट से एक तरह से आपका एकदम से। डिफरेंस बिटवीन चेन सर्वेइंग एंड कंपास सर्वेइंग पूछ सकता है। चेन सर्वेइंग में आप बताओगे लीनियर मेजरमेंट होता है, जो कि डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम लोग चेन का यूज करते हैं। कंपास में आप बताएंगे एंगुलर मेजरमेंट होता है, जिसमें हम लोग एंगल और डायरेक्शन को मेजर करते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। मेनली इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन चेनिंग, चेनिंग की बात करें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो आप बता सकते हैं चेन, टेप, प्लग बॉक्स, एरोज, ऑफसेट रॉड्स, रेंजिंग रॉड, क्रॉस स्टाफ, ये सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, याद रखिएगा, जो कि हम लोगों ने प्रैक्टिकल में किए हुए थे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लेबलिंग की। लेबलिंग की बात करेंगे, लेबलिंग में आपको मालूम है रोड की लेबल करते हैं, रोड आप बनाते हैं ना, तो पहले हमें लेवल करना होता है। इसकी लेबलिंग के दो मेथड आपको पता होने चाहिए, राइज एंड फॉल और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। राइज एंड फॉल और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एटलीस्ट मेथड को याद रखिएगा। तो मेथड कौन कौन से होते हैं, राइज एंड फॉल और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट।
याद रखिएगा, ठीक है ना। लैबलिंग में मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, वर्टिकल प्लेन पर क्या करते हैं, हाइट को मेजर करते हैं, हाइट और एलिवेशन कह सकते हो, उसका मेजर करना वो लैबलिंग कहलाता है बाय द हेल्प ऑफ डंपी लेवल, ऑटो लेवल। दो टाइप के लैबलिंग हम लोग जनरली यूज करते हैं। हम लोगों ने जो यूज किया था अब यहाँ पर अभी वो डंपी लेवल यूज किया था। डंपी लेवल आपको बताना है। एलिवेशन मेजरमेंट इन्वॉल्व मेजरमेंट इन वर्टिकल प्लेन, ओनली वर्टिकल प्लेन, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ओके। वर्टिकल प्लेन में हॉरिजॉन्टल की बात करें तो बिल्कुल नहीं करते हैं, वर्टिकल यानी कि हाइट को हम लोग मेजर करते हैं, ओके। एलिवेशन मेजरमेंट इन्वॉल्व मेजरमेंट इन वर्टिकल प्लेन ओनली, राइट। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ऑब्जेक्ट क्या होता है लैबलिंग का, ऑब्जेक्ट पूछ सकते हैं आपसे, तो आपको सिंपल बताना है टू डिटरमाइन द एलिवेशन ऑफ, एलिवेशन कह सकते हो, और हाइट ऑफ गिवन पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ डेटम, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं लैबलिंग इंस्ट्रूमेंट की। तो लैबलिंग इंस्ट्रूमेंट में आपको बताना है स्टूडेंट्स, डंपी लेवल, ऑटो लेवल, दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जनरली हमने यहाँ पर डंपी लेवल का यूज किया था। इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड फॉर लैबलिंग रोड लैबलिंग के लिए इंस्ट्रूमेंट हमें चाहिए होता है क्या, कौन कौन से, डंपी लेवल जनरली यूज किया था हम लोगों ने, ट्राइफोर्ड स्टैंड यूज किया था, लैबलिंग स्टाफ यूज किया था। और लैबलिंग स्टाफ की जो हाइट होती है वो जरूर आपसे पूछ सकता है, 4 मीटर होती है, 4 मीटर, याद रखिएगा। लैबलिंग स्टाफ की हाइट कितनी होती है, 4 मीटर होती है, ये आपसे जरूर पूछेगा क्वेश्चन में, ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ओके। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लीस्ट, यहाँ पर जो है सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे, कुछ थ्योरी टॉपिक्स भी आपके यहाँ से कवर होंगे, वो देखिएगा ध्यान से। लोकल अट्रैक्शन पूछ सकता है, तो लोकल अट्रैक्शन आपको मैंने बताया था, लोकल अट्रैक्शन एक तरह की एरर होती है। वो एरर कैसे होती है आपको पता है, पहले तो फॉरबेरिंग और बैक बेरिंग हम लोग निकालते हैं। फॉरबेरिंग बैक बेरिंग का जो डिफरेंस होता है एग्जैक्टली 180 डिग्री आ रहा है, तो आप कहते हो फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, यानी कि उस रीडिंग्स में किसी भी तरह की कोई एरर नहीं पाई गई है। यदि डिफरेंस में 1 डिग्री माइनस 1 डिग्री प्लस यानी कि आ रहा है 181 आ रहा है, 179 आ रहा है, यानी कि एग्जैक्ट 180 डिग्री नहीं आ रहा है डिफरेंस करने पर, तो आप कहते हो कि इस रीडिंग में, इस स्टेशन में क्या है, एरर आ रहा है आपका। यानी कि जो भी स्टेशन में हमने रीडिंग ली है वहां पर वो आपकी अफेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड उसके सराउंडिंग है, किसी तरह का इलेक्ट्रिक पोल, मैग्नेटिक पोल उसके सराउंडिंग आया हुआ है, नीडल के सराउंड आया हुआ है, कंपास के सराउंडिंग आया हुआ है। इसकी वजह से जो नीडल आपकी है कंपास की वो डिफ्लेक्टेड हो गई है, अपनी पोजीशन से क्या हो गई है, डिफ्लेक्टेड हो गई है, रीडिंग हमने गलत नोट कर ली है ड्यू टू लोकल अट्रैक्शन, समझ गए। तो लोकल अट्रैक्शन क्या होता है, किसी जब हमारी कंपास सर्विंग के कांटेक्ट में कोई मैग्नेटिक फील्ड जब आता है, यानी कि मैग्नेटिक पोल आपका वहां से है, कोई बाहर निकला हुआ है, ठीक है ना, कोई वाइब्रेशन हुआ है इस तरह की तरीके से, तो वहां पर क्या है, कई बार गलत रीडिंग हम नोट कर लेते हैं, उसकी वजह से हमें एरर आ जाती है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, लोकल अट्रैक्शन। सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में आपको बताया था मैंने, डिफरेंस पूछ सकता है, ठीक है ना। सेंट्रोइड में मैंने आपको बताया था एक ऐसा पॉइंट जहां पर किसी बॉडी का होल एरिया टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, दैट इज कॉल्ड, आप कह सकते हो सेंट्रोइड। सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या बताओगे, होल मास ऑफ द बॉडी एज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, इट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ध्यान रहेगा। सेंट्रोइड में क्या बताओगे, सेंट्रोइड का मीन्स है कि एक ऐसा बिंदु, ऐसा पॉइंट जिस पर पूरी बॉडी का पूरा एरिया जो है क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड सेंट्रोइड। सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या बताओगे, एक ऐसा पॉइंट जिस पर पूरी बॉडी का मास, होल मास ऑफ द बॉडी, पूरी बॉडी का मास क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, ऐसे बिंदु को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है ना, क्लियर हुआ, ठीक है। आगे बढ़े, यूज ऑफ लामिस थ्योरम, लामिस थ्योरम का यूज पूछ सकता है, तो आपको बताना है स्टूडेंट कि जो अननोन फोर्सेस होते हैं, अननोन फोर्सेस को फाइंड आउट करने के लिए, किसके लिए, अननोन फोर्सेस को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लामिस थ्योरम का यूज करते हैं, याद रखिएगा। टाइप्स ऑफ सीमेंट में आपसे पूछ सकता है, ओपीसी सीमेंट होता है, पीपीसी सीमेंट होता है, ठीक है ना, यानी कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट, डिफरेंट टाइप के सीमेंट होते हैं, लोहित सीमेंट होता है, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट होता है, डिफरेंट टाइप्स के सीमेंट से
दो चार के नाम याद रखिएगा बस खाली, ओपीसी पीपीसी याद रखिएगा, ऑर्डिनरी, पोर्टलैंड सीमेंट, पोजोलाना, पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है, ये याद रखिएगा। टाइप्स ऑफ ब्रिक में आपको पता ही है, 3 टाइप के हम लोग होते हैं जनरली, जो है फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और आपका थर्ड क्लास, बता दीजिएगा, ठीक है ना। एक आपका वाइंड ब्रिक होता है, एक आपका अनवाइंड होता है। अनवाइंड होता है जो सन ड्राइड में हम लोग पकाते हैं, नहीं कि कच्ची ईंट होती है जो कच्चे घरों के लिए बनाने के लिए यूज में लेते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं डिटेल में कि आपको कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप तैयार रहोगे क्वेश्चन देने के लिए, आंसर देने के लिए, ठीक है ना। प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग का डिफरेंस पूछ सकता है। तो प्लेन सर्वेइंग में आप बताओगे कि इसमें हम लोग कर्वेचर को कंसीडर नहीं करते हैं, और जियोडेटिक सर्वे में कर्वेचर को कंसीडर करते हैं, ये याद रखिएगा। प्लेन सर्वेइंग ऐसी सर्वेइंग होती है इसमें कर्वेचर को कंसीडर हम नहीं करते हैं, डू नॉट कंसीडर द कर्वेचर ऑफ द अर्थ। जियोडेटिक में करते हैं, कंसीडर द कर्वेचर ऑफ द अर्थ। लीस्ट काउंट की बात करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। लीस्ट काउंट क्या होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, आपसे पूछ लेगा थियोडोलाइट का लीस्ट काउंट क्या होता है, 20 सेकंड होता है। प्रिज्मेटिक कंपास का 30 मिनट होता है। सर्वियर कंपास का 15 मिनट होता है। टोटल स्टेशन का 1 सेकंड होता है। टोटल स्टेशन भी एक इंस्ट्रूमेंट है हमारा सर्वेइंग में, जो सबसे जबरदस्त काम करता है सिविल इंजीनियरिंग में, इसमें सबसे ज्यादा यही लोग यूज करते हैं। जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, चाहे वो रोड के प्रोजेक्ट्स हों, चाहे वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स हों, किसी भी तरह के प्रोजेक्ट होते हैं, वहां पर टोटल स्टेशन जनरली यूज होता है, क्योंकि कंप्यूटराइज्ड होता है पूरा, हर एक चीज की रीडिंग्स आपकी उसी के अंदर सेव होती जाती है, कंप्यूटर सिस्टम होता है उसके अंदर। लेबलिंग स्टाफ की मैं बात करता हूं तो उसका लीस्ट काउंट होता है। लेबलिंग स्टाफ 4 मीटर हाइट का होता है, जो कि आपने देखा होगा हम लोगों ने यूज किया हुआ है, डंपी लेवल के साथ में लेके गया था। लेबलिंग स्टाफ को एक सर्वेयर, एक पर्सन जो है उसको पकड़ के खड़ा होता है, उसको प्रॉपर तरीके से, आपको पता है तरीका बताया था मैंने, उसका जो लीस्ट काउंट होता है वो 5 mm होता है, 5 mm रहता है, पूछ सकता है। लेबलिंग स्टाफ की हाइट कितनी होती है, तो आप क्या बताओगे, 4 मीटर हाइट होती है। मैट्रिक चेन की बात करता हूं स्टूडेंट्स, मैट्रिक चेन में ध्यान रखिएगा, मैट्रिक चेन 20 मीटर और 30 मीटर की होती है, ध्यान रखिएगा आप लोग। इसमें 0.2 मीटर हाइट होती है, कितना होता है, लीस्ट काउंट, सॉरी लीस्ट काउंट की बात कर रहा हूं यहाँ पर मैं, 0.2 मीटर होता है। डंपी लेवल का लीस्ट काउंट भी 5 mm होता है, और ऑटो लेवल का लीस्ट काउंट कितना होता है, 0.5 mm होता है। तो मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर दिया है, इन क्वेश्चन से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा मेरे हिसाब से, सारे क्वेश्चन मैंने कवर कर दिए हैं, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिया है। इन क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इससे क्वेश्चन कुछ भी बाहर नहीं आएगा। 1-2 बार इन क्वेश्चंस को पढ़ के चले जाना, 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, 2-3 बार वीडियो को देख लीजिएगा अच्छे से, क्वेश्चंस आपको सब सारे के सारे याद हो जाएंगे। बाकी में वहां पर क्वेश्चंस प्रैक्टिकल्स आपको दिया जाएगा, उसको आपको लिखना होगा, ठीक है ना। तो इतना आप कर लीजिएगा, परेशान मत होइएगा बिल्कुल भी, बिल्कुल इतना। वाइवा के लिए सबसे बड़ी चीज पता क्या होती है स्टूडेंट्स, आपको पता है, यदि क्वेश्चंस आप नहीं बताते हो तो आपकी तो इंसल्ट, आपको तो एक फील होता है कि यू आर अ इंजीनियर, आप एक अच्छा इंजीनियरिंग कोर्स कर रहे हो, बट आप क्वेश्चंस को नहीं बता पा रहे हो, क्यों, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम है, टीचर आपको पढ़ा रहा है बट आप नहीं पढ़ रहे हो। कहीं ना कहीं टीचर को भी नीचा देखना पड़ता है, टीचर को भी ये लगता है कि स्टूडेंट पढ़ते नहीं है। तो एग्जामिनर के सामने प्लीज ध्यान रखिएगा, जो आपको आता है वो बताइएगा, जो नहीं आता है स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलिएगा, सर मैं आता था बट भूल गया, या फिर अभी मुझे नहीं याद आ रहा है। तो आपको याद रखना है कि वहां पर स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बोलना होता है, वो सही बोलना होता है। नहीं आता है तो गलत बताइए प्लीज, गलत बताते हो तो और बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का, प्रॉपर तरीके से प्रॉपर बेल्ट ड्रेस में आइएगा, प्रॉपर यूनिफॉर्म, प्रॉपर आपका जो सेव है, हेयर कट है, प्रॉपर होना चाहिए, और आपका जो यूनिफॉर्म है प्रॉपर आई कार्ड डाल के प्रॉपर आना है, तरीके से आना है। लगे आप यू आर इंजीनियर, आप एक इंजीनियर कोर्स कर रहे हैं तो आप लगना चाहिए स्टूडेंट, अच्छी पर्सनालिटी आपकी दिखनी चाहिए, क्योंकि मार्किंग वगैरह होती है। एक बाहर से कोई पर्सन आता है तो एक इंप्रेशन बहुत अच्छा जाता है अदर कॉलेज से, कि सागर कॉलेज में जो स्टूडेंट हमारे पढ़ रहे हैं वेल मैनर्ड है, वेल ड्रेस है, वेल डिसिप्लिन्ड है, तो एक अच्छा इंप्रेशन हमें मिलता है, और टीचर्स को भी एक अच्छी वो मिलती है कि टीचर्स ने गाइडेंस प्रॉपर किया हुआ है, पूरी तरीके से गाइड किया हुआ है स्टूडेंट को, तो एक
अच्छा फील आता है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा इस चीज का। थैंक यू वेरी मच, आपने इतना देखा सुना मुझे, इसके लिए वेरी वेरी मच थैंक यू। आप लोगों के लिए मैं करता हूँ, स्टूडेंट्स ने बोला हुआ था मुझे, जो है काफी स्टूडेंट के मैसेजेस आ रहे हैं, क्वेरीज आ रही है, स्टूडेंट प्लीज सर कुछ बताइए इस बारे में, क्या क्वेश्चंस होंगे। तो मैंने आपको इस चीज का बता दिया है इतना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप लोग में डाउट रहता है और मुझे भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो उस हिसाब से आपको अच्छी क्वालिटी का अपने सब कुछ समझाया हुआ है अच्छे से, आपको रिटन प्रॉपर तरीके से मैंने इसको लिखा हुआ है। बहुत पॉइंट टू पॉइंट बात की मैंने, बहुत शॉर्ट में बात की, पॉइंट टू पॉइंट बात की पूरे प्रैक्टिकल एग्जाम में। ध्यान रखिएगा इनसे क्वेश्चंस, कोई बार क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन सबसे पूछे जाएंगे, तो प्लीज इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर योर practical examinations.